गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको विशेषण चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। कंप्लीट नहीं, इसमें बस विशेषणों की रचना बाकी थी। ठीक है, हमने आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर समझा दिया था। ठीक है बेटा, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विशेषणों की रचना। जैसा कि आप सभी को पता है कि विशेषण शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से की जाती है। किसके द्वारा? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, क्रिया के द्वारा। ठीक है बेटा, कुछ विशेषण हम कैसे बनाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो यही हम आपको आज बताएंगे कि संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं और सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं और क्रिया से कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कैसे बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं संज्ञा। संज्ञा में हम ले लेते हैं अंश। अंश एक तरह से नाम भी है, और अगर हम इसको संज्ञा शब्द के जगह इस्तेमाल किए हैं तो जाहिर सी बात है ये किसी का नाम ही होगा। ठीक है बेटा, अगर हम इसको विशेषण के तौर पर यूज करते हैं तो इसमें हम इक प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, इक प्रत्यय अगर हम लगा देते हैं इक, अभी आप लोगों को हमने उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़ाया है, ये जब हम पढ़ा देंगे। थोड़ा बहुत हमने आप लोग को बताया था कि मूल शब्द के अंत में जो शब्द लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और मूल शब्द के पहले जो शब्द लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अंश हमने एक शब्द लिया है संज्ञा का, इसमें हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो ये विशेषण शब्द बनेगा। क्या बनेगा? विशेषण। विशेषण बनेगा तो विशेषण शब्द क्या बनेगा? विशेषण शब्द बनेगा आंशिक। आंशिक। ठीक है, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा। आंशिक मीन्स थोड़ा सा। हम बेटा ये क्लियर हो गया ना, अंश का आंशिक, इसमें क्या लगा? एक प्रत्यय लगा। ठीक है, हम अब संज्ञा का दूसरा शब्द लेते हैं। दूसरा शब्द हमने लिया इतिहास। इतिहास, इतिहास आपका सब्जेक्ट भी है और नाम भी हो गया ना। इसमें हम अगर इक प्रत्यय, सेम यही प्रत्यय अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ये इतिहास में हमने एक प्रत्यय ऐड किया तो ये क्या बन गया? ऐतिहासिक। ये एक विशेषण शब्द है जो किसी चीज की विशेषता को बताता है। जैसे हम बता सकते हैं ना कि वो ऐतिहासिक इमारतें हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि वहां ऐतिहासिक, या दिल्ली में, आगरा में हम कह सकते हैं ऐतिहासिक इमारतें हैं, है ना, जिससे इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, क्लियर? संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कैसे बनेंगे? एक प्रत्यय लगा के। इसी तरह हम कोई भी प्रत्यय लगा सकते हैं। एक तो हमने बता दिया, एक हम आपको बता दे रहे हैं इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। हम इत प्रत्यय लगा के कैसे संज्ञा शब्द को विशेषण, संज्ञा शब्द का कैसे हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा, अभी हमने बताया अंश का आंशिक। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द हमने लिया तरंग। ठीक है, तरंग से क्या हो जाएगा? ये कौन सा शब्द बन जाएगा? तरंग से बन जाएगा बेटा तरंगित।
तरंगित। तरंग से क्या बना? तरंगित। हमने इसमें तरंग में इत प्रत्यय प्लस कर दिया तो क्या बन गया? तरंगित। ठीक है, इत प्रत्यय लगाने से तरंग तरंगित में कन्वर्ट हो गया। तरंगित क्या हुआ? विशेषण बताया जा रहा है। और तरंग क्या है? संज्ञा। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं? क्लियर हो गया बेटा? ये शब्द क्लियर हुए? अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा कि इसी तरह से सर्वनाम से कैसे विशेषण बनते हैं। सर्वनाम से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। लेकिन बेटा हमने सिर्फ आपको एक और इत प्रत्यय बताया, दो ही प्रत्यय बताया ना बेटा। इन दो के अलावा भी बहुत सारे लग सकते हैं। मति, मान, वी, आलू, आपके बुक में बहुत सारे हैं। आप उन सब से बना सकते हैं। ठीक है, वी है, बहुत सारे शब्द हैं जिनके हम संज्ञा शब्द को लेके उससे का विशेषण शब्द बना सकते हैं। बना सकते हैं ना बच्चों? अब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द से। सर्वनाम शब्द से विशेषण बनाना। सर्वनाम शब्द से क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। ठीक है बेटा, सर्वनाम शब्द से हमें क्या बनाना है? विशेषण। सर्वनाम शब्द यह वह यही होता है ना, तो हम पहला शब्द लेते हैं वह। वह से विशेषण शब्द कैसे बनेगा? वह से विशेषण शब्द कैसे बनेगा? बनेगा वैसा। क्या बनेगा? वैसा। वह का क्या हो गया? वैसा, उसके जैसा। मुझे वैसा ही पेन चाहिए, ठीक है, मुझे वैसे ही फ्रॉक चाहिए। वह से बन गया, वह सर्वनाम है और वैसा क्या है बेटा? विशेषण है। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे ही मैं शब्द अगर हमने लिया, क्या लिया? मैं। ठीक है, मैं से अगर हमने, मैं सर्वनाम है। क्लियर? मैं अगर सर्वनाम है तो मैं से विशेषण क्या बनेगा? मेरा। मैं से क्या बनेगा? मेरा। ठीक है, मेरा विशेषण शब्द हो जाएगा। क्लियर बेटा? अगला हम आपको, जैसा कि हमने बताया था, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो संज्ञा हमने समझा दिया, संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनेंगे हमने आपको बता दिया। सर्वनाम से कैसे विशेषण शब्द बनेंगे, अब हम आपको बता रहे हैं कि क्रिया शब्द से कैसे विशेषण शब्द बनेंगे। किससे? क्रिया शब्द से। क्या बनाना है बेटा आपको? क्रिया शब्द से आपको विशेषण शब्द बनाने हैं। विशेषण शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि क्रिया शब्द से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। क्रिया शब्द, क्रिया का मतलब आपको पता है, हमने आपको बताया है, पढ़ाया नहीं। अभी ये चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। क्रिया का मतलब शब्द के जिस रूप से किसी कार्य की करने का या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब जैसे चलना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या है? क्रिया है। डांस करना, नाचना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताएंगे बेटा क्रिया से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। जैसे हमने लिया भाग। भाग क्या है? क्रिया है। ठीक है, इससे हमने शब्द बनाया भागने वाला। ठीक है, भूल का हो गया भुलक्कड़, ये दोनों क्रिया हैं और हमने क्या बनाना है? इसका विशेषण बनाना है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा वह भाग गया। ठीक है, क्रिया है। और ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है सर्वनाम। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसमें बनाना है हमको, विशेषण शब्द से बनाना है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? वह भागने वाला है। वह भागने वाला है। यहां पे भागने वाला शब्द क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया ना बच्चों। यहाँ पे हमने भाग क्रिया थी, भागने से क्या, भाग से जो विशेषण शब्द बना वो था भागने वाला। हमने शब्द लिया वह भाग गया। ठीक, विशेषण शब्द में हमने इसको कैसे परिवर्तित किया, कैसे चेंज हुआ?
वह भागने वाला है। भूल का क्या हो जाएगा बेटा? भुलक्कड़। राम बहुत भुलक्कड़ है। ठीक है, राम भूल गया, राम बहुत भुलक्कड़ है। विशेषता बताई जा रही है किसकी? राम की। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राम भूल गया, भूल गया, किसी भी चीज को भूल गया। अगर हमने यहाँ पे भुलक्कड़ शब्द का इस्तेमाल किया, भूल गया की जगह हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? भुलक्कड़ शब्द का, तो बेटा क्या हो जाएगा? विशेषता बताई जाने लगेगी किसकी? कि वो ऐसा है, वो कैसा है? भुलक्कड़ है। ठीक है बेटा, अब हम आपको बताएंगे कि तुलना, जब हम किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, कि वो जैसे आप कहते हैं ना, कभी कभी आप लोग के मन में आता, कहते तो नहीं होंगे, पता नहीं, लेकिन आपके मन में आता है ना, उसकी फ्रॉक मेरी फ्रॉक से सुंदर है, तुलनात्मक आता है। जब हम कहते हैं कि किसी से कंपैरिजन करते हैं कि मेरा कपड़ा या मेरा पेन, मेरा बैग, कुछ भी उसकी अपेक्षा ज्यादा सुंदर है या मेरे बैग से ज्यादा सुंदर है, जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे हम किसकी तुलना कर रहे हैं? विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं बता रहे हैं। विशेषण की तुलना व अवस्थाएं। ठीक है बेटा, तुलना या अवस्था, इसमें बताया जा रहा है कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द क्या करते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेषता बताई जाने वाली वस्तु के गुण दोष जो कम हो या ज्यादा हो, ये बताया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया ना कि उसकी फ्रॉक मेरी फ्रॉक से ज्यादा सुंदर है, या फिर उसके पेन ज्यादा अच्छे हैं, तो जहां हम किसी की अच्छाई या बुराई बताते हैं कि क्या करते हैं, उसका गुण, उसकी क्वालिटी या उसके दोष कम हो या ज्यादा हो, जब बताते हैं, गुण दोष के इसी कम और ज्यादा को क्या कहते हैं? तुलनात्मक ढंग से तुलना करते हैं ना, किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं ना बेटा, कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, या वो उससे ज्यादा अच्छा है, तो इसे कहते हैं तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। जब हम किसी की तुलना करते हैं कि इसकी अपेक्षा ये ज्यादा बढ़िया है या अच्छा है। तुलना की दृष्टि से विशेषण को हम जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, तो विशेषण को हम कितनी अवस्था में रखते हैं बेटा? 3 अवस्था में। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था हम क्या रखते हैं? पहली अवस्था रखते हैं मूलावस्था। मूलावस्था का मतलब होता है प्राइमरी स्टेज, मतलब जो है वो मूल में ही वैसा ही है। मूलावस्था का मतलब होता है कि विशेषण की तुलना रूप नहीं होता। ये जो मूल अवस्था है, ये जो पॉजिटिव डिग्री है, हम जब इसको करते हैं तो वो वहां पे इसकी कोई तुलना रूप होती ही नहीं है। ये सामान्य विशेषता को प्रकट करता है, नॉर्मल ही बताता है, राम सुंदर है। ठीक है, ये एक सामान्य चीज को बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी विशेषता जो है वो है उत्तरावस्था। ठीक है बेटा, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था मेन चीज, मतलब सिंपली ढंग से जब हम इसकी कहीं कोई कंपैरिजन, इसकी कोई तुलना नहीं करते। उत्तरावस्था जो इससे बढ़िया है। इससे बढ़िया है का मतलब हो जाएगा बेटा कि जैसे राम सुंदर है, अगर हम इसको हम लिखते हैं राम सुंदर है। ठीक है बेटा, हमने लिखा एक सिंपल सा वर्ड लिखा, राम सुंदर है। इसमें क्या किया गया है? इसमें विशेषण की तुलना का कोई रूप बताया नहीं गया है। ठीक है, दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का मतलब होता है कि जब दो व्यक्तियों की, जब हम राम
जैसे दो लोगों में हम जब कंपटीशन करते हैं, बताते हैं, तुलना करते हैं कि वो उससे ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे उनके गुण दोष जो भी चीजें होती हैं उसको लेके ही ना हम तुलना करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, राम सुंदर है। इसको जब हम उत्तरावस्था में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब हमको किसी से राम का किसी से कंपटीशन करेंगे तभी ना लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि राम श्याम से सुंदर है, श्याम से सुंदर है। हमने यहाँ पे क्या बताया? कंपटीशन बताया ना, कंपटीशन बताया ना, दोनों में तुलना की कि राम सुंदर है। राम किससे सुंदर है? श्याम से सुंदर है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्याम राम से सुंदर है। ठीक है, यहां पे हमने कंपटीशन किसके किसके बीच किया? राम और श्याम के बीच। हमने क्या कहा कि श्याम राम से सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। ठीक है बेटा, हमने राम का कंपटीशन श्याम से किया, यहां तुलना किया। समझ में आया बेटा? मूलावस्था नॉर्मल वर्ड, उत्तरावस्था जब हम किसी दो लोगों के गुण या दोषों को बताते हैं। उत्तमावस्था का मतलब होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों, जैसे हमने इन दोनों का कंपटीशन किया, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को अधिक या सबसे कम बताया जाता है। कि मतलब हम इन दोनों से भी ज्यादा सुंदर है या सबसे सुंदर है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये सबसे सुंदर है। ठीक है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तमावस्था। सिंपल से इसके डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे उत्तमावस्था कहते हैं। इसका कंपटीशन हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कि हम लिख सकते हैं कि संदीप निकृष्टतम बालक है। संदीप सबसे निकृष्टतम, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, हम कह सकते हैं इसको, एग्जाम्पल ऐसे लिख लीजिए, संदीप निकृष्टतम बालक है, बालक है। ठीक है बेटा, अगर हमने इस वर्ड को यूज किया है, निकृष्टतम एक शब्द हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। निकृष्ट, निकृष्ट मतलब बुरा होता है, निकृष्टतम मतलब सबसे बुरा है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? इसी को जब हम तीनों क्लियर हो गया बेटा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्लियर हो गया बच्चा? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपली ढंग से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब हम लिखेंगे मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है बेटा, अब हम एक शब्द लेते हैं। शब्द जैसे लेते हैं महान। अगर हम कोई शब्द ले लेते हैं यहाँ पे महान, ठीक है, महान का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना कि वह बहुत महान व्यक्ति थे। हमारे यहाँ किसी को भी नाम, किसी का भी नाम लेके, जैसे हम किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी कवि का नाम लेके अगर हम कहते हैं कि वो महान थे। दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, अगर उत्तरावस्था में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? हम कहेंगे महानतर थे, महानतर थे। ठीक है, महान से ऊपर थे। तर महान, महान से थोड़े से ऊपर। और अगर हम इसको किस में लेंगे? उत्तमावस्था में लेंगे, उत्तमावस्था में लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे महानतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? महानतम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? क्या हो जाएगा? महान, महानतर, महानतम। क्लियर हुआ बच्चों? बेटा, आपको जितना भी पढ़ाया जाता है
उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है बेटा। बेटा मैंने आपको मूलावस्था और उत्तरावस्था उत्तमावस्था समझा दी। एक बार आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बता दिया था ना बेटा। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मापतौल संबंधी जानकारी। जहां पे क्या किया जाता है, यह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का मतलब जानते हैं, परिमाण का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और क्या अंतर है इसमें, संख्यावाचक क्या करता है, जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके लिए संख्यावाचक विशेषण, मतलब जहां हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेन रखे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे हम कह सकते हैं। जहां काउंटिंग की जा सके वहां पर क्या होता है बेटा, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, ये किसका है, दूध को हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक में हम क्या कर सकते हैं, उस मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे का मतलब कि हम इन 5 को काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। परिमाणवाचक विशेषण के बाद क्या है, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं आती है। क्या आती है बेटा, द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थ का मतलब समझते हैं ना बेटा, जिसको हम नाप तौल सके, क्या कर सके, नाप तौल सके। ठीक। और संख्यावाचक विशेषण के बाद क्या आता है, जातिवाचक आता है। किसी चीज की जब हम किसी जाति विशेष की बात करते हैं, वहां पे किसके बाद आता है, संख्यावाचक के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डिफरेंस आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, हमने आपको आज स्टार्ट किया था वीडियो विशेषण की तुलना व अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या थी, मूलावस्था। मूलावस्था क्या है, मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल सामान्य विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे आप जब हमने स्टार्ट किया तो इसका हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेषों का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विशेषों के गुण दोष की तुलना की जा सके। क्या की जा सके बेटा, तुलना की जाती है, वहां पे क्या होता है, की जाती है, उन्हें क्या कहेंगे हम बेटा, तुलनात्मक बोध, तुलना बोधक का मतलब होता है जहां तुलना होने का बोध कराया जाए। ठीक है, तुलना बोध विशेषण हम इसको कह सकते हैं। ठीक, यही हमने आपको यहां पे बताया है, तुलना अवस्थाएं। ठीक है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यही बताया है ना बेटा मैंने आपको। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। मूलावस्था क्या है, मेन चीज है ना, यहाँ पे तुलनात्मक रूप नहीं होता, किसी से कंपैरिजन नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, यह केवल सामान्य विशेषता को प्रकट करता है। सुरेश अच्छा लड़का, ये एक नॉर्मल चीज है। सामान्य विशेषता क्या बता रहा है बेटा, सामान्य विशेषता बता रहा। सुरेश क्या है, अच्छा लड़का है, सामान्य चीज है। मूलावस्था क्या करता है, सामान्य अवस्था बताता है। ठीक है। उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। किसकी की जाती है, जब 2 लोगों की, कि उनके में क्या अच्छाई है क्या बुराई, इसकी तुलना की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, उत्तरावस्था कहलाती है। ठीक है बेटा। जैसे आशु अंशु से सुंदर है, यहाँ पे क्या किया गया, आशु किसी का नाम है और अंशु भी नाम है, किससे सुंदर है, आशु अंशु से सुंदर है, मतलब इस बच्चे को बताया गया कि ये इससे सुंदर है। ठीक है। और तीसरा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे
कम बताया जाता है कि वो सबसे कम है अच्छाई में या बुराई में, कम है या ज्यादा है। ठीक है। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, मतलब वहां सबसे ज्यादा अनाज होता है। ठीक है बेटा, एक बार हम आपको फिर से शुरू से रिवाइज करा दे रहे हैं। बेटा हमने अर्थ और परिभाषा समझा दिया था, विशेष्य, प्रविशेषण, विशेषण के प्रकार, और आज हमने समझा दिया बेटा आपको विशेषण की अवस्थाएं। हमने जितने टॉपिक्स दिए थे ये हमने सब आपको क्लियर कर दिया। ठीक है। क्या था? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया था, सोनाक्षी बहुत सुंदर है। इसमें सोनाक्षी क्या था? संज्ञा था, लेकिन ये विशेष भी था क्योंकि विशेषण से पहले लगा था। ठीक है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। विशेष क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा शब्द का, ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? सोनाक्षी की। क्या कह रहा है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उन संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, कि ये विशेष किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक था प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? विशेषण की विशेषता। आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं, रमन घोर परिश्रमी है। परिश्रमी क्या है? विशेषण है ना। विशेषण की विशेषता बता रहा है घोर, तो घोर क्या हो गया? यहाँ पे प्रविशेषण हो गया ना बेटा। ठीक है। परिश्रमी विशेषण है और घोर क्या है? प्रविशेषण हो गया। क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के पहला गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। भला, बुरा, पतला, लाल। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा मतलब जिसको हम नाप तौल सके को बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का पता चले, निश्चित मात्रा का मतलब 2 किलो, 4 किलो या जो भी 2 मीटर, 4 मीटर, जब हमें फिक्स पता होता है वहां क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक। 2 किलो चीनी, 4 किलो आटा। अनिश्चित, जहां हमें निश्चितता पता नहीं होती। ठीक है ना बेटा। इसकी डिफिनेशन है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे थोड़ी सी नमकीन दो, हमें ये नहीं पता था कि थोड़ी सी कितनी है। ठीक है। क्लियर हो गया ये। तीसरा था संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जहां हम काउंट कर सके, काउंटेबल हो। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। निश्चित मतलब जहां काउंटिंग हमें पता हो, 2, 4, 6। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब जहां हमको काउंटिंग पता ना हो कि उसके पास कितने पेन है। एग्जाम्पल दिया ना, कई पेन है, ये नहीं पता कितने पेन है। ठीक है बेटा। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर संकेत द्वारा उसकी विशेषता बताते हैं। किसके द्वारा? संकेत द्वारा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है वे क्या है? बताया जा रहा है ना, वे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। मैंने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण मैंने अभी आपको समझा दिया। बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ बेटा, सारा वर्क टाइम टू टाइम आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया करिए। ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर, जितना भी क्वेश्चन आंसर है और बाकी सब जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, टिक लगाने के लिए होते हैं, वो सब भी आप कंप्लीट कर लिया करिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है बेटा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।